नमस्कार। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। उड़ान योजना के तहत उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी को नया आयाम मिल रहा है। हेरिटेज एविएशन के माध्यम से पिथौरागढ़ से मुनस्यारी और हल्द्वानी से अल्मोड़ा के बीच हेली सेवा शुरू कर दी गई है। डीजीसीए की अनुमति के बाद इन सेवाओं का संचालन प्रारंभ हो गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेली सेवाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। मुनस्यारी और अल्मोड़ा के लिए प्रति यात्री किराया 2,500 रुपये तय किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पहल न केवल स्थानीय लोगों को त्वरित यात्रा सुविधा देगी, बल्कि पर्यटन को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम आज हमारे राज्य में हवाई कनेक्टिविटी को नया आयाम देने वाले इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े आप सभी महानुभावों का मैं आज इस शुभ दिवस महानवमी के अवसर पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मेरे लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हम उड़ान योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के साथ साथ हल्द्वानी से अल्मोड़ा के बीच हेली सेवाओं का शुभारंभ करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, अल्मोड़ा उत्तराखंड का प्राचीन नगर होने के साथ साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अल्मोड़ा की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वादियां, हरे भरे पहाड़, ऐतिहासिक मंदिर, समृद्ध संस्कृति देश और दुनिया भर के पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को आकर्षित करती है। साथ ही नंदा देवी मंदिर, कसार देवी मंदिर, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे स्थल अल्मोड़ा को विशेष बनाते हैं। इसके साथ ही यहाँ के हस्तशिल्प, ऊनी वस्त्र, स्थानीय व्यंजन भी अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं। इस हेली सेवा की शुरुआत से अब इन प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों का आनंद लेने वाले पर्यटक आसानी से अल्मोड़ा तक पहुंच सकेंगे। वर्तमान में हल्द्वानी से अल्मोड़ा में पहुंचने में लगभग 4 घंटे लग जाते हैं और इस सेवा के प्रारंभ होने से ये यात्रा कुछ ही मिनटों की रह जाएगी, जिससे किसी इमरजेंसी की स्थिति में इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी बहुत मदद मिल सकेगी। इसी के साथ साथ पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के बीच भी सीधी हेली सेवा की शुरुआत होने जा रही है। मुनस्यारी अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पंचाचूली पर्वत श्रृंखला और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। इस सेवा के प्रारंभ होने से न केवल मुनस्यारी की सुंदर वादियों को देखने आने वाले देश विदेश के पर्यटकों को यहाँ पहुँचने में आसानी होगी, बल्कि ये सेवा आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इन हेली सेवाओं के प्रारंभ होने से जहां एक और इन दोनों क्षेत्रों में पर्यटन एवं आर्थिक विकास को गति मिलेगी, वहीं बेहतर कनेक्टिविटी द्वारा स्थानीय निवासियों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। मैं इस अवसर पर सभी प्रदेश क्षेत्रवासियों एवं प्रदेशवासियों को इन सेवाओं के आज से प्रारंभ होने पर हार्दिक बधाई। तो वही अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर देहरादून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने समाज में योगदान देने वाले बुजुर्गों को सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं जैसे वृद्धावस्था पेंशन, स्वास्थ्य सेवाएं और देखभाल केंद्रों के सशक्तिकरण की जानकारी दी है। सीएम ने बुजुर्गों से संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना है। कार्यक्रम में सामाजिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और समाज सेवियों ने भी भाग लिया। ये पहल वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ाने का काम आप सबके माध्यम से होता है। हमारे बुजुर्ग न केवल हमारे परिवार के संरक्षक होते हैं, अभिभावक होते हैं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपराएं और मूल्यों के भी वो जीवंत वाहक होते हैं। मेरा मानना है, जिन घरों में बड़ों का आशीर्वाद होता है, उनकी कृपा दृष्टि होती है, वहां सदैव सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है, वैभव होता है, हर प्रकार से संपन्नता आती है, घर में संतोष होता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा और उनके कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा अटल वयो अभ्युदय योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, राष्ट्रीय वयोश्री योजना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना और पेंशन योजनाओं जैसी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं ताकि हमारे वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित, सम्मानित और सुरक्षापूर्ण जीवन यापन वो कर सकें। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा सेवा प्रदान की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से हमारी सरकार भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, हमारे वृद्धजनों के कल्याण के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमारी सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 1500 रुपये पेंशन प्रदान की जा रही है। और आप सबको ध्यान होगा कि जब मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में काम करना प्रारंभ किया था, उस समय हमारे वृद्धजनों के लिए परिवार में केवल एक ही दंपत्ति, एक दंपत्ति में से किसी एक को ही इस पेंशन योजना का लाभ मिलता था। और बहुत से परिवारों में आपस में ये भी होता था कि मुझे पेंशन मिल रही है और मुझे नहीं मिल रही है, पत्नी को मिल रही है, पति को नहीं मिल रही है, या पत्नी को मिल रही है, पति को नहीं मिल रही है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, मैंने देखा कि कई घरों में मजाक में थोड़ा झगड़ा भी हो जाता था। हमने कहा कि किसी भी कीमत पर हमारे वृद्धजनों को हम झगड़ने नहीं देंगे, आपस में कुछ कहने का अवसर नहीं देंगे, और हमने दोनों ही दंपत्तियों के लिए पेंशन की व्यवस्था अंतर्गत लगभग 6 लाख वृद्धजनों की डीबीटी के माध्यम से पेंशन की राशि उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जा रही है। इसके साथ ही हमारी सरकार द्वारा राज्य के सभी जनपदों में वृद्धा आश्रम की व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में मैंने घोषणा भी की है, और हमारा समाज कल्याण विभाग, अभी मैं, चूंकि ये विभाग के पहले मंत्री चंदन रामदास जी होते थे, उनका देहांत हो जाने के बाद इस विभाग के प्रभारी के नाते भी मैं ही इस विभाग को देखता हूं, तो मैंने एक घोषणा करी कि अब राज्य के प्रत्येक जनपद में कोई जनपद ऐसा नहीं रहेगा जहां हमारे वृद्धजनों के लिए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड और सरकारी संगठन महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आवास में मुलाकात की है। मुख्यमंत्री को महासंघ के 26 अक्टूबर को प्रस्तावित राज्य सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में गरिमामयी उपस्थिति दिए जाने के लिए आमंत्रण पत्र दिया गया। मुख्यमंत्री ने इस सम्मेलन में शामिल होने पर अपनी सहमति दे दी है। महासंघ में सहमति मिलने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। महासंघ के राज्य संयोजक जगत मरतोलिया के नेतृत्व में महासंघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। माता रानी का शॉल तथा पौधा देकर मुख्यमंत्री का सम्मान भी किया गया है। वहीं द्वितीय केदार भगवान बदमहेश्वर और तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट बंद होने और चल विक्रय उत्सव डोलियों के शीतकालीन गद्दी स्थलों के लिए रवाना होने की तिथि कल विजयदशमी पर्व पर पंचांग गणना के अनुसार घोषित की जाएगी। मंदिर समिति ने दोनों धामों के बंद होने की तिथि घोषित करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी युद्धवीर पुष्पाण ने बताया कि द्वितीय केदार की डोली कैलाश से शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ और तृतीय केदार की डोली धाम से शीतकालीन गद्दी स्थल मक्कू मठ के लिए रवाना होगी। वहीं उधम सिंह नगर की नगर पालिका परिषद नगला क्षेत्र में अतिक्रमण से प्रभावित भूमि के सतत स्वत्व निर्धारण और चिन्हीकरण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने
मंगलवार को स्थलीय निरीक्षण किया है। कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत के नेतृत्व में इस समिति ने नगला क्षेत्र का गहन परीक्षण किया और भूमि से जुड़े अभिलेखों का अवलोकन किया। मंडल आयुक्त ने कहा कि शासन की मंशा है कि विवादित भूमि मामलों का त्वरित और पारदर्शी निस्तारण हो। त्योहारों के बाद चिन्हीकरण की कार्रवाई होगी और आवश्यकता पड़ने पर सर्वे ऑफ इंडिया से भी सर्वे करवाया जाएगा। अतिक्रमणकारियों को नियमानुसार नोटिस दिए जाएंगे। दफ्तर से समिति बनी है जो वर्तमान में नगर पालिका नगला है, इसमें लैंड की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए किसका स्वामित्व कहाँ पे है। अब इसमें अगर बात करें स्टेक होल्डर्स की, तो ये कहा जा रहा है कि कुछ ज़मीन फॉरेस्ट की भी है, पीडब्ल्यूडी की है ही, सड़क यहाँ पे जा रही है, और तराई एस्टेट फार्म्स के नाम पे कभी कोई ज़मीन रही होगी, ऐसा भी पता चल रहा है। लेकिन एक इसमें जो फैक्चुअल बात ये है वो ये है कि 60s के आसपास कुछ चालान पीडब्ल्यूडी ने किए हैं, जिसमें ये स्पष्ट है कि जो उस वक्त सड़क रही होगी उसके मिडिल पॉइंट से 50 फीट दोनों तरफ सड़क को माना गया है। ऐसे मल्टीपल नोटिसेस हैं, तो डेफिनेटली इनकी लीगैलिटी है। तो आज ये तय हुआ है यहाँ पे कि उन नोटिस के आधार पे उस वक्त सड़क की जो भी चौड़ाई रही होगी उसमें मध्य रेखा के हिसाब से दोनों तरफ 50-50 फीट हम लोग एक तरह से डिमार्केट कर लें, और उसमें जो स्ट्रक्चर्स आते हैं उनको डेफिनेटली अतिक्रमण माना जाएगा, और उसमें आप लोगों से रिक्वेस्ट की जाएगी कि उसको हटा लें, स्वतः ही हटा लें। और उसके बाद अगर और डिटेल्ड सर्वे की आवश्यकता पड़ती है तो सर्वे ऑफ इंडिया से हम इसको करवाएंगे, जिसमें कि ये प्रश्न का हल होना है कि फॉरेस्ट की सीमा कहाँ तक है। और क्योंकि बड़ा साइंटिफिक होता है और एक न्यूट्रल और स्पेशलाइज्ड बॉडी उसको करेगी, तो उसकी प्रामाणिकता भी थोड़ा ज़्यादा है, उस पर भी फैसला लेंगे। अभी क्योंकि फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो तत्काल पे उसको ना नहीं करके फेस्टिवल्स थोड़ा ख़त्म हो जाए, उसके बाद पीडब्ल्यूडी से मैंने कहा है ये सीमांकन करके निशानदेही जिन बिल्डिंग्स पे हो रही है वहाँ तक कर दें, जहाँ तक भी पहुँच रहा है उसको डिमार्केट कर दें, और उसके बाद फिर हम सर्वे ऑफ इंडिया से। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शारदीय नवरात्र के 9वें दिन राजधानी देहरादून में माता दुर्गा की पूजा अर्चना और कन्या पूजन बड़े श्रद्धा और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। सुबह से ही शहर के मंदिरों और दुर्गा पंडालों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। टपकेश्वर महादेव मंदिर, संतला देवी मंदिर और अन्य पंडालों में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। श्रद्धालु ने मां सिद्धदात्री की आराधना कर परिवार की मंगल कामना और सुख समृद्धि की प्रार्थना की है। व्रत, उपवास और भक्ति भाव के साथ नवमी पर्व का यह आयोजन पूरी तरह भक्तिमय माहौल में संपन्न हुआ है। आप सभी लोगों को आज महानवमी की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और कल दशहरा है, दशहरे की अग्रिम बधाइयाँ और शुभकामनाएं हैं। इस बार अगर बात करें, क्योंकि देहरादून में बहुत भीषण प्राकृतिक आपदा आई, और आप अभी जिस मंदिर में बैठे हैं ये मंदिर भी पूरा का पूरा ढक गया था। यहाँ पे 30-30 फीट जो है पानी आया, पानी के साथ जो है बहुत ज़्यादा रेत और पेड़ पौधे बह के आए, और हजारों लोगों ने जो है मंदिर परिसर को साफ किया। उसके बाद माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि 3 दिन में पुल का निर्माण हो पाया, और 22 से विशेष शारदीय नवरात्रि पूजा अनुष्ठान यहाँ पर आरंभ हुए। और जो पूजा अनुष्ठान इस बार है, लोगों में थोड़ा सा एक मैंने देखा आपदा के कारण एक दहशत सी और कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां रही, इसलिए अपेक्षाकृत जितने श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते थे, जो भीड़ भाड़ रहती थी, वो भीड़ कम रही। लेकिन आज चूंकि नवमी का दिन है, कल हमने यहाँ पे विशेष रूप से कन्या पूजन किया था, और कन्या पूजन में भी हमने एक थीम दी थी, एक सोच दी थी। हमने कहा कन्या है तो कल है, कन्या भ्रूण हत्या बंद करो। और उसके साथ साथ जो है हमने सिर्फ नवरात्रों में कन्याओं का सम्मान नहीं होना चाहिए, बल्कि पूरे साल भर हमें कन्याओं का सम्मान करना चाहिए। कन्याओं की शिक्षा दीक्षा, उनके अंदर अच्छे संस्कार देने का हर माँ बाप का और इस समाज को प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार का हमने संदेश दिया। तो आज सुबह विशेष पूजा अर्चना के बाद जो है, विशेष आरती के बाद अब जो है यहाँ पे मंदिर में नवमी की तैयारियां हैं, बाहर भंडारे की तैयारियां हैं, और 12 बजे पूर्णाहुति का यहाँ पे कार्यक्रम होगा, और उसके बाद विशाल भंडारे का यहाँ पे आयोजन किया गया है। तो सभी लोगों को जो है एक बार पुनः नवमी की खूब बधाइयाँ। नवरात्रि के पावन अवसर पर आज पूरे देश में महानवमी धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। इस दिन मां दुर्गा की नवमी शक्ति मां सिद्धदात्री की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि विधि विधान से पूजन करने पर भक्तों को सुख, समृद्धि और सिद्धियों की प्राप्ति होती है।
भक्त पुष्प, फल और भोग अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महानवमी पर कन्या पूजन का भी महत्व है, जिसमें छोटी कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर भोजन कराकर सम्मानित किया जाता है। मंदिरों और घरों में भक्ति और जयकारों से माहौल भक्तिमय बना हुआ है। जय श्री महाकाल, जय मां शमशान काली गौचर। मैं नित्य शंकर नंदगिरी जूनागढ़ से। जैसे सबको पता है कि देवी मां भगवती, मां वैष्णो, मां जगदम्बा, मां चंडी के 9 दिन बहार के, और आज 9वां दिन है, माता सिद्धदात्री का दिन है। और जैसे आज दरबार में भी माता रानी का कन्या पूजन हुआ है। कन्या पूजन का माता रानी का विश्लेषण ये है कि कन्या रूप में हम देवी की 9 देवियों की उपासना, उनकी पूजा कर रहे हैं, सब अनुष्ठान करते हैं, सब विधान करते हैं। तो इन्हीं कन्या रूप में हम देवी को 9 स्वरूपों में देखते हैं, 9 भागों में देवी की आराधना करते हैं। तो इधर बीजेपी का अनुसांगिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन दिनों अपने गौरवशाली शताब्दी वर्ष का आयोजन कर रहा है और देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के तहत इस अवसर को विशेष रूप से मनाया जा रहा है। इस क्रम में विजयदशमी पर्व पर उत्तराखंड समेत पूरे देश में संघ से जुड़े स्वयंसेवक पारंपरिक गणवेश में विजयदशमी उत्सव में भाग लेंगे। कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता अपनी सहभागिता निभाएंगे और इस बार की विजयदशमी आरएसएस और बीजेपी संगठन के लिए विशेष महत्व रखती है, क्योंकि ये संघ के 100 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और संगठनात्मक शक्ति का प्रतीक बनकर सामने आ रही है। आप सभी लोगों को आज ये महानवमी है और कल विजयादशमी है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, क्योंकि विजयादशमी का पर्व हम सब लोगों के लिए एक विशेष पर्व होता है और विशेष रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेष इसका महत्व है। और कल विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हमारे मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं और उन कार्यक्रमों में इस बार जो हमारी गौरवशाली शताब्दी वर्ष है और शताब्दी वर्ष होने के नाते अनेक कार्यक्रम हमारे मध्य में आए हैं। कल हमारा विजयदशमी का कार्यक्रम अलग अलग बस्तियों में, अलग अलग स्थानों पर पूरे देश भर में चल रहा है और उत्तराखंड में भी अनेकों स्थान पर पूर्ण गणवेश के साथ हमारा कार्यक्रम चल रहा है। राजधानी देहरादून में दशहरे का पर्व इस वर्ष भी धूमधाम से मनाया जाएगा। परेड ग्राउंड में बन्नू बिरादरी द्वारा लगातार 77वें वर्ष आयोजित होने वाले इस भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दशहरा कमेटी के अध्यक्ष संतोष सिंह नागपाल ने बताया है कि इस बार रावण का पुतला 121 फीट ऊंचा होगा, जबकि मेघनाथ और कुंभकर्ण क्रमशः 70 और 75 फीट के बनाए गए हैं। भव्य लंका का भी विशेष निर्माण किया गया है। शोभा यात्रा में नासिक और पंजाब से आए बैंड आकर्षण का केंद्र रहेंगे। एसपी सिटी ने भी स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। पर अच्छाई की जीत का प्रतीक ये दशहरा महोत्सव, ये हमारी दशहरा कमेटी दशहरा महोत्सव पिछले 78 वर्षों से मनाती आ रही है। इस साल भी बड़ी धूमधाम से ये दशहरा पर्व मनाने की तैयारी है और इस बिरादरी के और इस दशहरे के संस्थापक हमारे सेठ लक्ष्मण दास विरमानी जी रहे हैं, जिनकी बदौलत आज मैं 15वीं बार यहाँ पर प्रधान बन के सेवा का मौका मिला है। और हर बार हम बड़े धूमधाम से ये सब मनाते हैं दशहरा, और इस साल भी बड़ी धूमधाम से दशहरे की तैयारी है। और जहाँ तक जैसा आप देख रहे हैं मीटिंग हुई है और पूरा हमने बैराकेड वगैरह आप पीछे भी दिखाएंगे और साइड पे भी पूरा हमने जो हमारी प्रशासन है उन्हें संतुष्ट किया है कि इस बार पूरा हमने सिस्टम ऐसा बनाया कि किसी प्रकार की परेशानी आपको ना हो। और थोड़ी बहुत हर इतने बड़े प्रोग्राम है जहाँ लाखों की संख्या में पब्लिक आती है, 19-21 होता ही है, तो उसमें आप हमें कोऑपरेट करेंगे। और जहाँ जहाँ उन्होंने बैरिकेडिंग चेंज करने के लिए बोला वो भी हमने चेंज किया, जो रास्ता थोड़ा चेंज करने के लिए बोला है, सिस्टम बनाया उस तरीके से हमने हामी भरी है, इसको हम थोड़ा चेंज करेंगे। को जो है दशहरा पर्व मनाया जाएगा, तो उसी के दृष्टिगत जो हमारा प्रतिवर्ष की तरह यहाँ परेड ग्राउंड में जो है दशहरा का उत्सव मनाया जाएगा। यहाँ रावण वगैरह की पुतली जो है वो भी यहाँ पे उनका जो है जलाया जाएगा। तो इसी के दृष्टिगत जो हमारे रामलीला और दशहरा कमेटी के जो नुमाइंदे थे उनके साथ अभी मीटिंग हुई है और विस्तार से चर्चा की गई है। उसी के अनुसार जो है ड्यूटी चार्ट की तैयारी की जाएगी और किस गेट से किन महानुभावों की एंट्री होगी वो भी डिटेल में डिस्कस कर लिया गया है। वीआईपी रूट कौन सा रहेगा, कौन से गेट से वीआईपी एंट्री होगी, किधर से जनरल पब्लिक की एंट्री होगी और किधर से इनकी शोभा यात्रा वगैरह है जो इनके संगठन की होती है, तो उसके संबंध में भी चर्चा कर ली गई है और बैरियर कहाँ कहाँ लगाने हैं वो भी चर्चा कर ली गई है। तो एक फुल प्रूफ जो एक सिक्योरिटी प्लान भी है और जो हमारा डिप्लॉयमेंट होगा पुलिस का वो भी हम लोग तैयार कर लेंगे। कल तक वो प्रिपेयर भी हो जाएगा और शाम को आज
खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में यूके SSSC परीक्षा मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस द्वारा 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करने का दावा किया गया था। हालांकि मुख्यमंत्री ने पहले ही प्रेस वार्ता में युवाओं को आश्वासन दिया था और कल स्वयं धरना स्थल पर पहुंचकर उनकी मांगों को मान लिया है। इसके बाद युवाओं ने आंदोलन स्थगित कर दिया। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी युवाओं के आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही थी। मुख्यमंत्री के कदम से कांग्रेस की दोहरी राजनीति और कूच का मुद्दा अब समाप्त हो गया है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना युवाओं के मंच पर जाकर के जिस तरीके से कांग्रेस अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रही थी और 3 तारीख का जो उन्होंने आह्वान किया था कि युवाओं के पक्ष में हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, मुझे लगता है कि वो सारे मुद्दे अब गौण हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के बीच में जाकर के उनकी उन मांगों को माना है जिनके लिए युवा धरने पर बैठे थे। पर कांग्रेस की ये दोगली राजनीति, दोहरी राजनीति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से युवाओं के कंधे पे बंदूक रख के वो 2027 का सपना देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का ये सपना पूरा नहीं होगा और इस वक्त उनका ये धरना प्रदर्शन करना बेमानी सा होगा। इधर पौड़ी मुख्यालय में लंबे समय से चली आ रही पार्किंग समस्या के समाधान की दिशा में अब सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं और जिलाधिकारी स्वामी एस भदौरिया ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों जैसे धारा रोड, बाल रोड, एजेंसी चौक और कंडोलिया का निरीक्षण कर पॉकेट पार्किंग बनाने की संभावनाएं तलाशी है। कुछ स्थानों पर अतिक्रमण हटाकर पहली दोपहिया पार्किंग शुरू कर दी गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि परमानेंट खड़े वाहनों को हटाया जाए ताकि यातायात सुगम हो सके। पॉकेट पार्किंग व्यवस्था लागू होने से शहर वासियों को राहत और यातायात में सुधार की उम्मीद है। जो हमारा ये मेन मार्केट है पौड़ी का, यहाँ पे काफ़ी अव्यवस्थित ढंग से व्हीकल्स खड़े होते हैं और उसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। तो आज सुबह हम लोगों ने नगर पालिका और जो हमारी विकास प्राधिकरण की टीम है और SDM, तहसीलदार सभी के साथ में उसका निरीक्षण किया गया और जहाँ जहाँ पे भी अव्यवस्थित गाड़ियाँ खड़ी थी या परमानेंट पार्किंग खड़ी थी, परमानेंट गाड़ियाँ खड़ी थी, वहाँ के लिए भी निर्देशित किया है कि जो हमारी गाड़ी जैसे एजेंसी के पास में पूरा का पूरा पार्किंग खाली है तो उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, जिससे कि जो एक्स्ट्रा स्पेस मिले वहाँ पे हमारी रनिंग व्हीकल्स खड़ी हो सके। इसी तरह से हमारे जो जहाँ पे कैफ़े बना है उसके पास भी हम लोगों ने निरीक्षण किया, वहाँ भी काफ़ी अव्यवस्थित गाड़ियाँ खड़ी थी। उनको भी बताया गया है कि वहाँ जो हमारा CC ब्लॉक टूट गया है उसको तत्काल रिपेयर कराया जाए जिससे उसको भी पार्किंग के लिए यूज़ किया जा सके। इसी तरह से कंडोलिया के पास में भी अतिक्रमण हटाया गया था, वहाँ पर ऑलरेडी 2 व्हीलर की पार्किंग बनाई जा चुकी है। तो साथ में हम लोग एनफोर्समेंट पर भी ध्यान देंगे और नई पार्किंग भी डेवलप करने का प्लान है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने की दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत लगातार प्रयासरत हैं। इसी क्रम में राजधानी देहरादून में जया सिद्धार्थ हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया। अस्पताल के डायरेक्टर ने बताया कि यहां क्वालिटी इलाज के साथ 70 से अधिक आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। खास बात यह है कि अस्पताल केवल अमीरों के लिए नहीं बल्कि गरीबों को ध्यान में रखकर भी बनाया गया है। यहाँ उपचार की लागत बेहद किफायती रखी गई है ताकि हर वर्ग का व्यक्ति बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा सके। पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर कुमार प्रशांत है और मैं क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हूं और जया सिद्धार्थ हॉस्पिटल जो आज जहां नवमी पूजन भी हो रहा है, एक विजन के साथ आगे बढ़ रहा है कि इस देश में एफोर्डेबल सर्विसेज मतलब हेल्थ केयर जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली अभी तक हम समझते थे, उसको ऐसे सर्विसेज को बहुत कम प्राइस में लोगों तक, आम जनता तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए हमने अपनी प्राइसेस को काफ़ी कम रखा है और क्वालिटी को काफ़ी अच्छा बनाया है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी कम पैसे में। साथ में जो नॉर्मल गवर्नमेंट के पैनल हैं जैसे आयुष्मान भारत और इत्यादि सभी पैनल भी इस अस्पताल में उपलब्ध हैं। विजन ये है कि पैसे के चलते किसी की डेथ नहीं हो, उसको सर्विसेज मिले या तुरंत मिले। इस विजन के साथ हम काम कर रहे हैं। इससे पहले हमारा दूसरा हॉस्पिटल भी है जो हरिद्वार में है। उस अस्पताल में भी हम लोग इसी तरीके से काम करते हैं कि कोई भी सीरियस मरीज भी आए तो 24 घंटे तक, यहाँ तक कि कोई पैसे की बात भी नहीं करता, इलाज उसका करता है, ठीक है, वो भी बहुत कम पैसे में। यदि उसको देहरादून या दिल्ली कराने में
100 रुपये लगते हैं, तो हरिद्वार सेम चीज़ उसको 15 से 20 रुपये में अवेलेबल हो जाती है। तो इसी विजन को, इसी चेन को हम आगे प्रोपगेट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। अब जैसे मैंने बताया कि अच्छी क्वालिटी विथ एफोर्डेबल प्राइस, जिसकी कोशिश ये है कि प्राइस काफ़ी कम रहे और क्वालिटी सबसे अच्छा रहे। क्या क्या सुविधा देने वाले हैं आपके यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट हैं, सुपर स्पेशलिटी है, जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, यूरोलॉजी जो स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा जो बेसिक डिपार्टमेंट हैं जैसे कि जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, जनरल मेडिसिन, ENT, ये सारी पेडियाट्रिक्स, नियोनेटोलॉजी, ऑलमोस्ट सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। चलिए, खबर उत्तराखंड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।